दोस्तों, कल के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सार संक्षेप देखे थे। ये जुलाई 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष व रक्षा के प्रमुख महत्वपूर्ण जुलाई के करंट अफेयर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, पीएम मोदी की जर्मनी व यूएई की यात्रा। पीएम मोदी ने जर्मनी की यात्रा की G7 की बैठक में शामिल होने के लिए। G7 की बैठक में जो 26 से 28 जून को आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत सदस्य नहीं है G7 का, लेकिन फिर भी शामिल किया गया अतिथि के रूप में। भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को बुलाया गया। ठीक है, भारत एक अतिथि राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। फिर अगर हम बात करें, G7 की जो स्थापना है वो 1975 में होती है। इसके 6 तो सदस्य देश हैं और एक संघ है, यूरोपियन संघ। याद रखना है, देश की सबसे बड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था हैं वो इसके 6 सदस्य हैं, देश हैं, और एक इसका संघ, यूरोपीय संघ जो है वो इसका सदस्य है। तो 7 इसके यूरोपीय संघ के 7 यूरोपीय संघ को शामिल करते हुए G7 कहते हैं। और पहले एक रसिया था, रसिया हट गया। ठीक है, जर्मनी के जो चांसलर है वो है ओलाफ स्कोल्स। ठीक है, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया था अतिथि राष्ट्र के रूप में। और इसकी G7 की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो रही थी वो रही थी $600 बिलियन का वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम इस बैठक में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मोदी जी ने यूएई की यात्रा की। यूएई की यात्रा करने का उद्देश्य जो था वो था कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया था। ठीक है, इनका निधन हो गया था, तो शोक व्यक्त करने के लिए मोदी जी गए थे यूएई, सऊदी अरब अमीरात। तो यहाँ के वर्तमान के जो शासक है वो है शेख मोहम्मद, इनके पुत्र है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनसे मिलकर आए वो। और ख़ास बात ये रही थी कि शेख मोहम्मद ने इनको एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद रिसीव किया था। तो यूएई में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं। तो इसलिए शेख मोहम्मद ने इन्होंने 28 जून को ये यूएई पहुंचे थे, अबू धाबी। यूएई की राजधानी जो है वो अबू धाबी है। नेक्स्ट है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट आई थी। इसका 7वां संस्करण आया था, जिसमें भारत जो है वो शीर्ष पर रहा था। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप नेता होते हैं उनके लिए ये जारी की जाती है। तो 61 सदस्यों के साथ सूची में भारत सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप देने वाला देश है। नेक्स्ट है इजराइल प्लस यूएई। इनका अभी हाल में समझौता हुआ है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 31 मई 2022। काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये। ठीक है, इजराइल और यूएई के संबंध पहली बार बने हैं। इसके पीछे संबंध बनाने के पीछे जो समझौता था वो था अब्राहम्स अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था वो यूएस की मध्यस्थता से हुआ था अरब देशों के बीच में, और यूएस के बीच में इजराइल इसके साथ संबंध सुधारने का प्रमुख उद्देश्य था। तो आपको याद रखना है, इजराइल का हाल ही में पहला FTA हुआ है यूएई के साथ अरब देशों में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के 3 देशों की यात्रा। वेंकैया नायडू जी की 3 देशों की यात्रा रही, और वो थी गेबोन की, सेनेगल की और कतर की। ठीक है, गेबोन अभी हाल ही में अस्थायी सदस्य भी बना है, गेबोन, सेनेगल और कतर की। तो इन तीनों देशों की यात्रा में जो कतर है, उस कतर में भारत और कतर स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन इन्होंने वेंकैया नायडू जी ने किया है। और इसी के साथ भारत जो है वो कतर के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी बना रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है भारत और कनाडा ने जलवायु कार्रवाई के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये भी काफ़ी चर्चा में, क्योंकि भारत का इसमें अंतिम स्थान है। ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो कोलंबिया और येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हैं, उनमें डेनमार्क फर्स्ट रहा है और भारत जो है वो अंतिम रहा है। नेक्स्ट है अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। जो कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, उनमें 2023-24 के लिए इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड इनका निर्वाचन किया गया है अभी हाल ही में।
तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड, ये आपको याद रखना है। भारत का जो कार्यकाल है, भारत 8 बार रह चुका है और भारत का जो कार्यकाल था वो 21-22 था। 21-22 में भारत के साथ आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे ये सभी रिटायर हो जाएंगे दिसंबर 2022 में। ठीक है, दिसंबर 2022 में ये सभी रिटायर हो जाएंगे। भारत, आयरलैंड, केन्या। यूएनसी के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होते हैं और प्रति वर्ष 5 नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। 2 ही वर्ष कार्यकाल होता है। जैसे भारत का कार्यकाल 2021 और 22 को रहा था, दिसंबर 22 में ये रिटायर हो गया, तो 2 वर्ष कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं भाई? 5 जो स्थायी सदस्य हैं, यूएसए, यूके, 2 तो यही हो गए, फिर एक चाइना, रसिया और फ्रांस। ठीक है, ये 5 है जो स्थायी सदस्य हैं इसके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित हुआ है। महासभा ने प्रस्ताव पारित किया है बहुभाषावाद को 10 जून 2022 को। तो आपको याद रखना है हिंदी एट द यूएन परियोजना कब चलाई गई थी? 2018 में। और यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। जो कार्यालयी भाषा है वो तो 2 ही है, लेकिन आधिकारिक भाषाएं वो 6। कामकाजी जो सचिवालय भाषा बोलते हैं वो 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। काम होता है वो 2 भाषाओं में होता है। फिर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये क्यों चर्चा में? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्षीय है, विश्व में सबसे अधिक समय तक राजगद्दी पर आसीन रहने वाली दूसरी व्यक्ति बन चुकी है। पहली कौन थे फिर? तो पहले थे थाईलैंड के राजा भूमिबल एदुल्लातेज। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ब्रिक्स 2022 की बैठक, ये हुई थी अभी 14वीं बैठक हुई थी। चाइना इसका आयोजक था, चाइना ने आयोजित की थी। 13वीं आयोजित की थी भारत ने। ठीक है, भारत ने 2021 में 13वीं आयोजित की थी। इसके अलावा भारत ने 2012 में और 2016 में, अर्थात 3 बार भारत आयोजनकर्ता बन चुका है। और ये 14वीं बैठक जो हुई थी 23 जून 2022 को भी थी। इसकी जो थीम थी वो थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन ए न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इनके नेता जो थे ये आपको याद रहते ही हैं, चाइना शी जिनपिंग, रसिया पुतिन, इंडिया के तो मोदी जी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, ब्राज़ील के जाइर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, लगातार दूसरे वर्ष ये घोषित हुआ है। और ये जो इंडेक्स है वो जारी किया था स्काई ट्रैक्स ने। ठीक है, और साउथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली को चुना गया था। हमाद जो है वो कहाँ का एयरपोर्ट है? कतर का है। ठीक है, हमाद कहाँ का है? कतर का है। फिर है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है IMD इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने। इसमें शीर्ष रहा डेनमार्क, भारत को इसमें 37वां स्थान मिला था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 37वां। 2021 में भारत की 43वीं रैंक थी, अब सुधरकर 37वीं हो गई। फिर है 19वीं सांग्रीला वार्ता आयोजित की गई थी सिंगापुर में, अनौपचारिक वार्ता है। ठीक है, बैठक होती है अनौपचारिक विदेश नीतियों को लेकर। सांग्रीला वार्ता सिंगापुर की चर्चित है, ये आपसे ऑप्शन में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कभी। और इसका जो उद्घाटन किया था वो जापान के PM फूमियो किशिदा ने किया था। जापान के PM का नाम भी याद रखना है, क्योंकि अभी शिंजो की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए जापान के PM का नाम भी कभी करंट में पूछ लिया जाए। 10 जून 2022 को फूमियो किशिदा ने सांग्रीला वार्ता का उद्घाटन किया था। ये वार्ता जो है वो 2002 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रही है। नेक्स्ट है I2U2। I2U2 पश्चिमी एशिया क्वाड भी इसे कहा जाता है और न्यू क्वाड भी कहा जा सकता है। I2U2 है क्या? I का नाम 2 बार आ गया, तो I इंडिया और इजराइल, U USA और UAE। ठीक है, USA और UAE। देखो, पश्चिमी एशिया की अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पॉलिसी नीतियों को लेकर ये भारत और अमेरिका, इजराइल और UAE का एक प्रयास है एक नया क्वाड बनाने का। तो इसमें आपको याद रहेगा USA और UAE, इजराइल, इनके आपस में समझौते हुए हैं। इजराइल और UAE का FTA हुआ है, तो इजराइल और UAE के FTA को लेकर और बाद में ये सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल रही है, तो इसीलिए ये नए क्वाड का जन्म हुआ है। तो I2U2 या न्यू क्वाड आपको याद रखना है कौन कौन सी इसमें देश हैं। चलिए अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव अभी जो हो रहे हैं वो 16वें हो रहे हैं, और
पद व्यक्ति की श्रेणी से देखें तो 15वें हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद पहले और दूसरे दोनों क्रम पर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव है। इनका जो नामांकन हुआ वो 15 जून को हुआ। 29 जून तक नामांकन जमा करवा। मतदान जो हो रहा है वो 18 जुलाई को हो रहा है, जिसके दिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन ये मतदान हो रहा है। मतगणना होगी 21 जुलाई को, और चूँकि कोविंद जी का जो पूर्व राष्ट्रपति होंगे 24 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति, ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी की जीत सुनिश्चित है। पहली दलित महिला है ये, एसटी, सॉरी दलित नाम निकल गया, एसटी अर्थात आदिवासी महिला पहली है ये। तो ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो आदिवासी मूल निवासी है उनके नेतृत्व सर्वोच्च पद पर होगा। तो एनडीए की प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू। यूपीए की जो विपक्ष में है वो है यशवंत सिन्हा, तृणमूल कांग्रेस के जो हाल ही में उपाध्यक्ष हैं। इसके जो निर्वाचन अधिकारी होंगे वो होंगे राज्यसभा के महासचिव। 1 साल राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन करवाता है, 1 साल लोकसभा का करवाता है, ठीक है। तो अभी 16वें है, तो 16वें में अर्थात जो सम संख्या होती है उसके निर्वाचन करवाते हैं राज्यसभा के, विषम का जो होता है उसके निर्वाचन करवाएंगे लोकसभा के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो राज्यसभा का ये महासचिव होता है ये सम संख्या में निर्वाचन करवाता है, अर्थात 16वां चुनाव में निर्वाचन अधिकारी होगा राज्यसभा का महासचिव, 18वां का होगा राज्यसभा का महासचिव, 20वें का होगा राज्यसभा का महासचिव। और उसी प्रकार मैं अगर पूछूं कि 5वें का निर्वाचन अधिकारी कौन रहा है, तो 5वें विषम संख्या है, तो इसका निर्वाचन अधिकारी रहा है लोकसभा का महासचिव। फिर है आर्टिकल 62, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि नया राष्ट्रपति जो होगा उसका निर्वाचन पूर्व के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हो जाना चाहिए। फिर आर्टिकल 324 के तहत चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग करवाता है। चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 बने हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होने चाहिए। प्रस्तावक अलग होने चाहिए, अनुमोदक अलग व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और अगर थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताऊं तो लोकसभा के 543 सदस्य है, राज्यसभा के 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य है, और विधायक टोटल निर्वाचित 4809, ठीक है। तो ये टोटल मेंबर हो गए जो वोट डालते हैं, निर्वाचक मंडल हो गया ये। और इसके बाद में इनका मत मूल्य निकाला जाता है। सबसे पहले मत मूल्य निकाला जाता है एक राज्य के विधायकों का मत मूल्य है। तो सभी जो विधायकों का मत मूल्य निकलता है, अगर मैं मोटा बताऊं तो विधायकों का मत मूल्य निकलता है उस राज्य की जनसंख्या से। जनसंख्या में से आपको सभी विधायकों, अर्थात राजस्थान के जैसे 200 हैं, 5.85 जनसंख्या हो गई, और इसको गुणा कर दिया जाता है 1000 से। तो जो मत मूल्य निकलेगा वो एक विधायक का निकलेगा, ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा। तो राजस्थान के जैसे विधायक का मत मूल्य है वो है 129, ठीक है, 129। इसी तरह सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल दिया जाता है, और 129 से 200 में से गुणा कर दिया जाता है, उतने मत मूल्य आ गया टोटल राजस्थान के सभी विधायकों का। इसी तरह सभी राज्यों के सभी विधायकों का मत मूल्य निकाल दिया जाता है। तो जो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य आएगा वो टोटल होगा 5,43,231। अब ये आ गया सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य। अब फिर निकाला जाता है सांसद का मत मूल्य। तो सांसद के मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, सभी विधायकों का मत मूल्य भाग बटा में जो सांसद होते हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। सांसद टोटल कितने, 776। तो इनमें भाग कर दिया जाता है, तो आता है क्या, एक सांसद का मत मूल्य जो होता है 700। अभी जो वर्तमान में सांसद का मत मूल्य है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, उसका मत मूल्य होगा 700। तो इस 700 को जब हम टोटल विधायकों से टोटल सांसदों के मत मूल्य से संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक सांसद, सभी सांसदों का मत मूल्य वो होगा 5,43,200, ठीक है, 5,43,200। देखिए आपके समझ में आया होगा तो ठीक है, वरना आप ये टोटल संख्या भी याद रख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 लाख के करीब बनते हैं, और जीतने के लिए एक राष्ट्रपति उम्मीदवार को आधे मत मूल्य चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम द्वितीय वरीयता के मत भी होते हैं। ये चीज़ें कभी पॉलिटी के लेक्चर में समझेंगे। हमारे लिए करंट में इतना ही इम्पोर्टेंट है
कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा और 16वें राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। नेक्स्ट है अस्त्रा। अस्त्रा MK फर्स्ट। अस्त्रा MK फर्स्ट क्या है? अस्त्रा MK फर्स्ट जो है बिहाइंड विजुअल रेंज की मिसाइल है, एयर टू एयर। ये बहुत भारत की बड़ी गौरवशाली उपलब्धि है कि भारत ने DRDO ने जो अस्त्रा विकसित की है एयर टू एयर मिसाइल जो है उसका बनाने का निर्णय किया है खुद ही। भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाएगी। ये 2,971 करोड़ रुपए का ये टोटल समझौता हुआ है। अभी तक इस प्रकार की मिसाइल को बनाने की तकनीक भारत के पास नहीं थी, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, विमानों में प्रयोग में आती है। BDL बनाएगा इसको, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाएगा। बहुत प्रकार के रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट, ठीक है, ये सभी पहले से BDL बना रहा है, लेकिन अस्त्रा का निर्माण ये पहली बार करेगा। नेक्स्ट है वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में, ठीक है। किससे के सहयोग से? चंडीगढ़ प्रशासन व वायुसेना के सहयोग से। दोनों में भी MOU भी सिग्नेचर हुआ है अभी 3 जून 2022 को। तो वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनेगा? चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर है NESDA 2021 नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ये एक रिपोर्ट है, सूचकांक है, जो जारी किया गया कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। सेकंड संस्करण जारी किया गया था। ये जारी क्यों करते हैं? राज्यों में संघवादी भावना को बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसे सूचकांक दिए जारी किए जाते हैं। केंद्र शासित में फर्स्ट रहा था जम्मू कश्मीर, A राज्य में फर्स्ट रहा केरल, सर्विस पोर्टल में फर्स्ट रहा राजस्थान। राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सर्विस पोर्टल में फर्स्ट रहा था। B राज्यों में ओडिशा फर्स्ट रहा, पूर्वोत्तर में नागालैंड फर्स्ट रहा, ठीक है। ये अपने नागरिकों को सेवा व सर्विस देने में कौन कितना आगे है ऑनलाइन E-गवर्नेंस के मामले में। नेक्स्ट है भारतवर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर। भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर आ गया है। ये रेन रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अंतर्गत देखो तो भारत जो है 15.4 गीगावाट का उत्पादन करता है और तीसरी पोजीशन पर आ गया है। किसके बाद? चाइना, USA और इंडिया, इनके बाद, चाइना और USA के बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। पवन ऊर्जा में भारत जो उत्पादित कर रहा है 40.1 गीगावाट उत्पादित कर रहा है। पवन ऊर्जा में भी भारत चीन और USA के बाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कोर्सेरा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022। इसमें भारत 68वें नंबर पर है और 2021 में 64 नंबर पर था। फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। कोर्सेरा वैश्विक कौशल, ठीक है, कौशल रिपोर्ट है ये। कौशल फर्स्ट ग्रेड में कौशल नाम से टॉपिक है करंट का, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया इंपॉर्टेंट में। एशिया में भारत 19वें स्थान पर है। PM द्वारा बेंगलुरु में 27,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसकी आधारशिला रखी थी PM ने। इसमें बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आधारशिला रखी थी। कुछ परियोजनाएं PM द्वारा शुरू किए गए तो उनके नाम है बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना, सर M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु रिंग रोड परियोजना, और इसके अलावा विद्युतीकरण की प्रारंभ किया गया था कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई है, ठीक है। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई है। नेक्स्ट है प्रगति में मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना। मोदी जी की जो ये प्रगति मैदान का जो अंडरग्राउंड पास है उसकी फ़ोटो भी आई थी कचरा बीनते हुए। तो काफ़ी भव्य परियोजना है ये। प्रगति मैदान को एक वैश्विक हब बनाया जा रहा है, उसमें खूब बैठकें होगी प्रगति मैदान के, और उसके यातायात के लिए ये ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना बनाई गई है जो राष्ट्र को समर्पित की गई 19 जून 2022 को। नेक्स्ट है अग्निपथ, 14 जून 2022 को लॉन्च की गई, मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा। 4 वर्षीय अवधि होगी इसकी, अग्निवीर कहलाएंगे। वेतन होगा 30,000 पहले साल, 33,000 दूसरे, 37,000 तीसरे साल और चौथे साल 40,000। ये टोटल जो पैकेज है वो 11.71 लाख को सेवानिधि पैकेज है ये। बीमा कवर इसमें दिया जाएगा 48 लाख का, जो गैर अंशदायी होगा। शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय बलों में आगे जब अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो उनको जो केंद्रीय बल है, सेना के अलावा जो SSB, CRPF, ये जो केंद्रीय बल हैं उनमें 10% आरक्षण इन अग्निवीरों को दिया जाएगा भर्ती होने के लिए। फिर चौथा एडिशन जारी किया गया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 7 जून 2022 को। बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, छोटे में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। राज्य खाद्य सूचकांक जारी करने की शुरुआत की गई थी 2018-19 में। फिर जारी की गई राष्ट्रीय वायु खेल नीति
वायु खेल नीति NASP नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 7 जून 2022 को जारी की गई केंद्रीय वायुयान मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक एयर स्पोर्ट्स में भारत शीर्ष राष्ट्रों में शामिल हो जाए। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद। इसने भारत में पहली बार कृषि मूल्य भूमि सूचकांक जारी किया है। IIM अहमदाबाद ने क्या जारी किया है? देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। इसमें अभी पहली बार तो केवल 6 राज्यों के आंकड़ों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, अभी तक पहली बार किसमें 6 राज्यों के आंकड़ों को ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेन यात्रा। भारत गौरव ट्रेन क्या है? ये शुरू की गई है भारत नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने के लिए। भारत नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने के लिए जनकपुर से अयोध्या चलाई जाएगी। ये 18 दिन की ये यात्रा होगी। 21 जून 2022 को चलाई गई है। एक मिशन लॉन्च किया है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन है जून 2021 को इसको मंजूरी दी गई थी। कुल जो ये मिशन होगा वो 4077 करोड़ रुपए का होगा। इसमें एक पनडुब्बी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा मत्स्य 600। ये भारत का प्रथम मानव महासागर मिशन होगा। इसमें मानवयुक्त कालिका माता मंदिर गुजरात के पंचमहल में पावागढ़ पहाड़ी पर है ये। ठीक है, उद्घाटन इसका PM मोदी जी ने किया 18 जून 2022 को। और पहली बार इस पर काफ़ी सालों बाद 500 सालों बाद शिखर ध्वज फहराया गया था मोदी जी द्वारा। इसकी आधारशिला भी मोदी जी ने रखी थी 2017 में और इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने 18 जून को किया है। इसी के साथ गुजरात की एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना भी मोदी जी ने उस समय लॉन्च की है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। 18 जून 2022 कालिका माता मंदिर कहाँ है? गुजरात के पंचमहल में पावागढ़ पहाड़ी पर। फिर मोदी जी ने एक मुंबई समाचार गुजराती भाषा का समाचार पत्र है जो इसकी द्विशताब्दी महोत्सव है उसमें भाग लिया था। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1822 को। किसके द्वारा? फरदूनजी मरजबन जी। ये साप्ताहिक था पहले 1822 में। 1832 में इसे दैनिक कर दिया गया। अभी तक चलता आ रहा है। ये दैनिक समाचार पत्र है गुजराती भाषा का। और कहाँ चल रहा है? महाराष्ट्र, मुंबई में। द्विशताब्दी महोत्सव कब मनाया गया? 14 जून 2022 को मनाया गया और इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, 2 शताब्दियों से ये चल रहा है। संत तुकाराम महाराज मंदिर। इसी समय मोदी जी ने 14 जून को ही एक संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया था देहू में। ठीक है, देहू के थे ये, तो देहू में ये बनाया गया संत तुकाराम महाराज मंदिर। 14 जून 2022 को उद्घाटन किया गया। देहू कहाँ है? पुणे में। ध्यान रखना, वारकरी संत थे ये संत तुकाराम। फिर है महात्मा गांधी सेतु का नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया है जिसे बिहार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 7 जून 2022 को उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी। GSAT-24 काफ़ी चर्चा में रहा। ये लॉन्च किया गया था कोरू फ्रेंच गुयाना से। इसे लॉन्च करने वाली कंपनी थी एरियन स्पेस। ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, याद रखना। और ये मैं दिल्ली एरियन स्पेस जब ये लॉन्च हुआ था उस समय भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। आप डेली पर्सन के अपडेट के लिए, डेली क्विज करने के लिए, डेली न्यूज़पेपर की कटिंग देखने के लिए, डेली करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से। ठीक है, एरियन 5 रॉकेट से, जिसे VA257 फ्लाइट भी कहते हैं। इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है क्योंकि संचार उपग्रह जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही लॉन्च होते हैं। और इसे लॉन्च करवाने वाली कंपनी का नाम क्या है? वो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL है ये इसरो की ही एक वाणिज्यिक शाखा है। इसी वाणिज्यिक शाखा ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए? टाटा प्ले के लिए। टाटा प्ले कंपनी ने इसको NSIL को कहा कि हमारा एक संचार उपग्रह बनाना चाहिए, हम लॉन्च करवा देंगे, उसका खर्चा देंगे। तो फिर NSIL ने फ्रेंच गुयाना की एरियन स्पेस कंपनी से लॉन्च करवाया है ये। और इसी एरियन स्पेस कंपनी के रॉकेट एरियन 5 से एक तो GSAT-24 लॉन्च किया गया, एक मलेशिया का ऑपरेटर MEASat 3D भी लॉन्च किया गया था। अगर हम एरियन 5 रॉकेट जो है उसकी देखें तो वो भारत के लिए वाणिज्यिक उड़ान के लिए 25 फ्लाइटें अभी तक कर चुका है। और GSAT तो 11 बेच चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा। अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। कब किया है? 1 जून 2022 को। कहाँ किया है? बेंगलोर में। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 इनर ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से, जो जीसैट उपग्रह हैं 10 इनर ऑर्बिट, उनको किसको सौंप दिया है? NSIL को। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया है 8 जून 2022 को, क्योंकि NSIL क्या क्या बिड जारी करेगी, प्राइवेट कंपनियों को वो बैंडविड्थ बांटेगी। तो NSIL जिसकी शेयर पूंजी भी बढ़ाई गई है 1000 करोड़ रुपए से 7500 करोड़ रुपए तक की गई है इसकी शेयर पूंजी। और इसमें केवल 2 उपग्रह भारत सरकार ने अपने पास रखे हैं, वो है GSAT 7 व GSAT 7A। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 ही संचार उपग्रह अपने पास रखे हैं, GSAT 7 और 7A। फिर आपको याद रखना है तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? ये है चीन का। ठीक है, जो चीन अभी बना रहा है, 2021 से इस पर काम चल रहा है, तियानगोंग। फिर है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो कई देशों का है, अभी जो कई देशों का एकमात्र स्टेशन काम कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है, जो कई देशों की परियोजना है, अमेरिका, EU, इनको मिलाकर काफ़ी देशों की ये परियोजना है। भारत जो है 2023 में गगनयान लॉन्च करेगा, पहला अंतरिक्ष मिशन होगा मानव सहित। और अगर ये काम करने में कामयाब रहता है तो ये भारत क्या बनेगा? चौथा राष्ट्र बनेगा ऐसा करने वाला, जो अंतरिक्ष में अपने मिशन लॉन्च करता है, व्यक्तियों को भेज रहा है, अंतरिक्ष यात्रियों को। USA, रशिया, चाइना ही अभी तक ऐसा कर पाए हैं। चीन द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा नक्शा जारी किया गया है। फिर दक्षिण कोरिया ने अपना एक अंतरिक्ष रॉकेट बना लिया है, नूरी। ठीक है, दक्षिण कोरिया का स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या है? नूरी। और ऐसा करने वाला 10वां देश बन चुका है दक्षिण कोरिया। फिर अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र की वर्ष 2030 तक स्थापना की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? चीन। चीन कह रहा है कि भाई मैं सौर ऊर्जा संयंत्र लगा लूँगा 2030 तक। फिर है इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र कहाँ बनाया गया है? भोपाल, अहमदाबाद में। इन स्पेस एक नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, इन स्पेस इसरो की नोडल एजेंसी होगी, जिसका उद्घाटन 10 जून 2022 को PM मोदी ने किया था। फिर रक्षा में देखिए फुजियान, ये चाइना का एक विमान वाहक पोत है, तीसरा विमान वाहक पोत है फुजियान। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं ये रक्षा अंतरिक्ष वाले। फिर है फुजियान, 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं इसकी। फर्स्ट जो था वो था लियाओनिंग, सेकंड जो था वो सेडोंग। ठीक है, सेकंड जो था वो सेडोंग। फिर है पृथ्वी सेकंड, जिसका भारत ने अभी ओडिशा चांदीपुर में परीक्षण किया है 15 जून 2022 को। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, 250-300 किलोमीटर चलती है ये। तो देखो कैटेगरी अलग अलग है। पृथ्वी फर्स्ट जो है वो थल सेना के उपयोग के लिए, पृथ्वी सेकंड जो है वो वायुसेना के उपयोग के लिए है, और पृथ्वी थर्ड जो है वो थल जल सेना के उपयोग के लिए। ये याद रखना, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो प्रोजेक्ट डेविल 1983 के तहत हुआ था, 1983 में किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट डेविल के तहत इसका निर्माण हुआ था। INS गोमती क्या है? ये सेवा मुक्त हो गया, एक जहाज़ है जल सेना का, 1988 में शामिल हुआ था। फिर अग्नि 4 का भी परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप पर उड़ीसा में 6 जून 2022 को। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 4000 किलोमीटर है। इसका निर्माण DRDO ने किया है। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट है वो DRDO ने किया है, निर्माण कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो अस्त्र का भी निर्माण करेगा। फिर इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण करंट देख लेते हैं। 100 वैश्विक ब्रांड में भारत की 4 कंपनियां हैं। पहले नंबर पर है, 46वें नंबर पर है TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, 61वें नंबर पर है HDFC बैंक, 64वें पर है इन्फोसिस, 92वें पर है LIC। तो ये 4 कंपनियां ग्लोबल कंपनियां हैं जो ग्लोबल रैंक पर है, वैश्विक ब्रांड है। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया। अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट, अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट में शीर्ष पे था USA, चाइना और हांगकांग। भारत का है इसमें 7वां, भारत निवेश प्राप्त करने में 7वें स्थान पर है। फिर वर्ष 2021-22 में वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार विश्व भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन चुका है USA, किसको पछाड़कर? चीन को पछाड़कर। इंडिया और USA का जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है 2020-21 के मुकाबले।
फिर 20-21 में 80.51 था, जो 21-22 में बढ़कर हो गया 119.42 अरब रुपये। और वहीं इंडो चाइना का व्यापार जो है वो 20-21 में 86 था, 86 अरब डॉलर था, वही 21-22 में बढ़कर हो गया 115। लेकिन फिर भी यूएस से आगे निकल गया चाइना के मुकाबले, चाइना 115, यूएस से 119। तो इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार अगर देश पूछा जाता है तो वो होगा अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हाल ही में मिला है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी बड़ा ये स्वर्ण भंडार है, 22.28 करोड़ टन का। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला रक्सौल बिहार में खोली जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला रक्सौल बिहार में FCI की होगी ये। फिर है धरोहर, जिसका लॉन्च किया गया गोवा में। ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST संग्रहालय होगा। 11 जून 2022 को निर्मला जी सीतारमण जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। 5G टेस्ट बैंड, ये भी अभी एक हाल ही एग्ज़ाम में पूछा गया था करंट में ही। 5G टेस्ट बैंड किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? IIT मद्रास के द्वारा। एक इंडियन 5G टेस्ट बैंड की स्थापना की जा रही है IIT मद्रास व MCT महू के सहयोग से। MCT क्या है? MCT है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। तो वहाँ पर एक बैंड स्थापित करेंगे और इसका परीक्षण करेंगे स्वदेशी 5G टेस्ट बैंड के लिए। तो IIT मद्रास और MCT मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आया भी था एग्ज़ाम में। IIT मद्रास प्लस MCT लिखा हुआ था एक करंट के एग्ज़ाम में, शायद ये अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कोई एग्ज़ाम था। फिर देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी रेलवे दक्षिणी जोन के द्वारा भारत गौरव योजना के तहत। ठीक है, देश की पहली निजी ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई? रेलवे दक्षिणी जोन के द्वारा। किस परियोजना के तहत? भारत गौरव योजना के तहत। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर से शिरडी तक। कोयम्बटूर से शिरडी तक। फिर है देश की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में। तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तुर्की कर लिया है। ठीक है, तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तुर्की कर लिया है। कह रहा है भाई तुर्की नाम जो है नेगेटिव होता है, तुर्की नाम से ही है। चलो भैया आपको तुर्की बोला जाएगा। फिर है पुरस्कार, तो योग के विकास के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 दिए गए हैं। ठीक है, योग के विकास के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए गए हैं। पहला है मार्कस विनिसियन रोजो रोड्रिग्स को, पहला जो मिला है वो मार्कस विनिसियन रोजो रोड्रिग्स को, ये ब्राज़ील के हैं। दूसरा ब्रिटिश वेल ऑफ योगा UK को। एक तो ये ट्रैफिक वाले हॉर्न भी बड़ा बड़ा लगाते हैं। ब्रिटिश वेल ऑफ योगा UK वाले वो भिक्षु संघ सेना ले है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश। इन चारों को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2nd इंटरनेशनल योगा डे पर, चंडीगढ़ में जो मनाया गया वहाँ पर। तो हमें ये भी पता चल गया कि 2nd इंटरनेशनल योगा डे कहाँ मनाया गया था? चंडीगढ़ में मनाया गया था 21 जून 2022 को योगा डे पर। इन्हें क्या मिलेगा? पुरस्कार में 25 लाख रुपए, ट्रॉफी, सम्मान मिलेगा। ठीक है, ये 4 व्यक्ति थे, आप देख के भी दोबारा याद कर सकते हो। फिर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिलेगा मोबस को। ओडिशा सार्वजनिक परिवहन सेवा है ओडिशा की, उसे लोक सेवा पुरस्कार मिलेगा। कोविड काल में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था मोबस ने। फिर है गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया विजय अमृतराज को। मिसेज इंडिया वर्ल्ड मिला सरगम कौशल को। मिसेज इंडिया वर्ल्ड बनी है सरगम कौशल। PM ई विद्या को मिला है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। PM ई विद्या लॉन्च किया गया था 17 मई 2020 को। ठीक है, ये भारत में शिक्षा के लिए काफ़ी प्रभावशाली साबित हुए है। यूट्यूब पर इसके खूब वीडियो है PM ई विद्या के नाम से, अच्छे भी हैं, आप देखना इसको। SDG 4 प्राप्त करने के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। SDG 4 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये। और 4 में क्या है? शिक्षा के लिए कहा गया है, शिक्षा के समग्र विकास की बात की गई है इसमें। और जो ऐसा प्रयास करता है उसे किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया जाता है। जो कब दिया जाएगा? यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में दिया जाएगा बहरीन सरकार के सहयोग से। फिर है ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी बुक थी कविता बिटान, 2020 में इन्होंने लिखी थी। ये पुरस्कार दिया जाएगा साहित्य अकादमी द्वारा। 6 जून को दिया भी जा चुका है। ठीक है, 6 जून को। नेक्स्ट है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बनाया गया 2022 में। इसमें कंट्री ऑफ फोकस जो था वो था बांग्लादेश था। स्वर्ण शंख पुरस्कार मिला था टर्न योर बॉडी टू द सन को, डच फिल्म थी ये। स्वर्ण शंख पुरस्कार टर्न योर बॉडी टू द सन। और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र, ये तो इंटरनेशनल में हो गया। नेशनल में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार मिला था एडमिटेड को। और 60 मिनट से कम ज़्यादा को स्क्रीनिंग बटरफ्लाइज
सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला था विमल पोद्दार को राधा के लिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और बच गई है, वो करें हम राजस्थान के सेकंड वीडियो के साथ। आप मेरा डेली करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ जो सीधा देख लेते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो प्लीज़ प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कुछ व्यक्ति पता नहीं सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी